नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ क्या है। इस पदार्थ को हम मैटर, द्रव्य, इन नामों से भी जानते हैं। तो जब भी अगर कहीं लिखा हुआ द्रव्य क्या है या मैटर क्या है, तो हमें क्या मानना है, ये पदार्थ के बारे में ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, कि इसका जो क्लासिफिकेशन किस प्रकार हुआ। इसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी पदार्थ की। और लास्ट हम देखेंगे अवस्थाएं। ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। स्ट्रीट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं पदार्थ क्या है। तो जैसे फर्स्ट में आपको बता के रखा हुआ है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम हमारे आसपास जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की या विभिन्न बनावट, आकार, आकृति की चीजें दिखाई देती है। इन्हीं वस्तुओं को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया। क्या कहा, यह क्या है, पदार्थ है। यह क्या है, पदार्थ है। ठीक है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, भोजन हम खाते हैं, या फिर पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि हम खुद, सभी क्या है, पदार्थ है। ध्यान देने की बात है कि ये जितनी भी चीजें अभी अब तक आपने देखी, तो इन सब का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। सेकेंड, ये स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन होगी, इसी कोई वस्तु जिसका क्या हो, द्रव्यमान हो और साथ में वो क्या करे, स्थान घेरे, तो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें क्या चीज समझ में है कि पदार्थ की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। आपको पता है कि हम एक तरह से क्यूरियस नेचर के हैं, कि हमें हर चीज, हमारे आसपास कुछ भी घटना घटित होती है तो हमें क्या होती, जानने की इच्छा होती। तो ऐसे ही कि भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। क्या किया, जो हमारे दार्शनिक फिलोसोफर हुए, तो उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। मूल तत्वों में वर्गीकृत कर दिया और इन्हें एक नाम दे दिया, पंच तत्व। इन्हें एक नाम दे दिया, पंच तत्व। ठीक है। अब ये पंच तत्व क्या है, तो पंच तत्व क्या है, जैसे वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश। ये क्या है, पंच तत्व। ये हम जो भी दार्शनिक हुए, उन्होंने क्या कहा, इन्हीं पंच तत्वों से पदार्थ बना होता है। यानी कि जो पदार्थ है वो इन 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है। तो ये यही चीजें जो यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी क्या की, एक्सेप्ट की और पदार्थ को वर्गीकृत कर ली। इसके बाद जो आधुनिक वैज्ञानिक है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा कि जो पदार्थ है उनके फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने पदार्थ को वर्गीकृत किया। किस आधार पर वर्गीकृत किया, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत किया। अब थोड़ा सा तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए के 2 विचारधाराएं या 2 अवधारणाएं प्रचलित थी। एक अवधारणा में कहा गया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरी अवधारणा में कहा कि यह जैसे लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके समान क्या होता है, सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूअस होता है। तो उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और जैसे तो हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमने एक बीकर दिया। हमने क्या, बीकर में हमने क्या लिया, पानी लिया 100 ml और उसमें शुगर और सॉल्ट को ऐड किया। तो हमें क्या पता चला कि ये इसमें क्या हो गया, कंप्लीट घुल गया या डिसॉल्व हो गया। यानी कि इनके अंदर जो
पानी था उसमें क्या था, एक तरह से एम्प्टी स्पेसेस थे, खाली स्थान था, तो उसमें ये शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, समावेशित हो गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पदार्थ है वो कैसा है, कणीय प्रकृति का है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो पहले तो हमें क्या चीज समझ में है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो कितने छोटे कणों से मिलकर बना, तो उसके लिए भी हमने क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, हमने KMnO4 का सॉल्यूशन बनाया, पोटेशियम परमैंगनेट और 100 ml वाटर लिया। 100 ml वाटर में KMnO4 को ऐड किया, इसके बाद 3 बीकर और लिए, उसमें क्या किया, इसमें से 10 ml निकालकर इसमें ऐड किया, इसमें से 10 ml निकालकर इसमें ऐड किया, इस प्रकार इसमें ऐड किया। तो ये जो पहला सॉल्यूशन था वो क्या था, डार्क था, मतलब गहरा रंगीन था, जबकि ये अंतिम जो सॉल्यूशन था, अंतिम विलयन था, वो कैसा हो गया, हल्का रंगीन था। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण है वो काफी क्या होते हैं, हमारी कल्पना से भी छोटे कण होते हैं, यानी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, यानी कि हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, तो नेकेड आई से हम क्या नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते। तो दो चीजें हमें समझ में आई, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और सेकंड हमें क्या समझ में आया कि ये जो कण होते हैं काफी छोटे होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तो जिसमें सबसे पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो उसके पहले जब हमने के पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो हमने सॉल्ट लिया, शुगर लिया और उसको वाटर में ऐड किया एक बीकर में, तो हमें क्या पता चला कि इसमें रिक्त स्थान थे, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, समावेशित हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला था, एक तो छोटे पार्टिकल है, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच में क्या है, रिक्त स्थान है। तो इससे हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जल से भरे 2 गिलास ले या बीकर ले और उसमें क्या करें, इंक मिला दें, तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये जो पार्टिकल्स हैं या फिर जो इंक थी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली उसमें फैल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। या फिर हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे मोमबत्ती है या अगरबत्ती है, अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो हमें आसपास क्या हो जाती है, एक तरह से स्मेल या सुगंध आने लगती है। तो उससे भी क्या पता चलता है कि जो पदार्थ के कण है वो क्या है, मूवेबल है या गतिशील है। ठीक है, तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, हमें ये पता चलता है इन 2 एक्सपेरिमेंट से। तो ये किसके अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो कैसे आकर्षित करते हैं, तो एक हम लोहे की कील, एक चॉक और एक रबर। तो जब हम ये 3 चीजें लेते हैं, लोहे की कील और एक चॉक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, और इनको हथौड़े से पीटते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि जो लोहे के कण हैं वो आसानी से सेपरेट नहीं होते, अलग नहीं होते, जबकि चॉक का टुकड़ा आसानी से क्या हो जाता है, उसके कण सेपरेट हो जाते हैं। तो इनके जो कण है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल से क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया का एक्टिविटी से हम यह भी पता कर सकते हैं कि जो पदार्थ के कण है वो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या थे, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणधर्म थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, कौन कौन सी स्टेट होती है। तो हमने पदार्थ को 3 अवस्थाओं में देखा अभी तक, जैसे ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा एक प्लाज्मा अवस्था और होती है और एक बॉस-आइंस्टीन अवस्था और होती है। तो उनके बारे में हम फर्दर क्लास में देखेंगे। यहाँ पर हम 3 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ही देख लेते हैं कि ठोस अवस्था जैसे सुई है, किताब है, लकड़ी की छड़, ये सभी क्या है, एक तरह से ठोस अवस्था के गुण है।
तो इनमें आपने सबने देखा होगा कि ये इनके कैसे दिखाई देते हैं। तो इनकी एक निश्चित आकार आकृति होती है। नेक्स्ट इनका ये दृढ़ प्रकार के होते हैं, इनको आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ये इनके क्या है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म है जो ठोस को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सभी के निश्चित आकार, स्पर्श सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता का मतलब कंप्रेस करना। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। इनको अगर बाह्य बल लगा दिया जाए तो ये क्या करते हैं, अपने आकार को बनाए रखते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ कहलाते हैं। तो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो आपने देखे होंगे कि खींचने पर, जैसे रबर बैंड को क्या माना जाएगा, अगर आप उसको खींच कर उसका आकार बदला जा सकता है, या फिर बर्तनों में रखने पर चीनी, नमक उन्हीं का आकार ले लेती है, या स्पंज। तो ये सभी के क्या है, ठोस है या तरल है या गैस है। तो ये सभी ठोस ही हैं, ये सभी क्या है, ठोस ही। बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता तो है, लेकिन बल हटाने पर पुनः वो वापस क्या हो जाता है, उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी बर्तन में लें, वहां अपने क्रिस्टल को नहीं परिवर्तित करता, उनका आकार परिवर्तित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये शर्करा और जो नमक है वह भी क्या है, एक तरह से ठोस ही है। और स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकलती है, जिससे आप इनका संपीड़न हो पाता है। इनका संपीड़न क्यों हो पाया कि इसमें क्या था, खाली स्थान था, स्पेस था, तो जिसकी वजह से जैसे ही हमने उसको प्रेस किया, दबाया, तो वो क्या हुआ कि संपीड़न संभव हो पाया। तो आई थिंक समझ में आया होगा पहली अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में। ठोस क्या होते हैं, जिनका एक निश्चित आकार और आयतन होता है। सेकंड, दृढ़ होते हैं, उनका संपीड़न आसानी से संभव नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल में सुई, पत्थर, लकड़ी या फिर पेन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ठोस के एग्जाम्पल हैं। द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तो अब लिक्विड स्टेट के हम एग्जाम्पल अगर देखें तो सबसे पहले हमें समझ में आता है जल हो गया, ऑयल हो गया, या फिर के घी वगैरह। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, एक तरह से द्रव अवस्था के या द्रव लिक्विड के। तो हम द्रव को किस तरह से डिफाइन करें, तो इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। ये इनमें तरलता या बहाव का गुणधर्म पाया जाता है। जैसे इनको किसी फर्श पे या सरफेस पर मतलब गिरा दिया जाए कि क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो इनमें बहने का गुण पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है, जिस बर्तन में रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। जिन बर्तन में इनको लिया जाएगा वो उसी का क्या करते हैं, आकार ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ये तरल होते हैं। देखा, ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। विसरण द्रवों में संभव, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में क्या होती है, विसरण दर अधिक होती है, क्योंकि द्रव अवस्था पदार्थ के कारण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। यानी कि जो ठोस है उनमें रिक्त स्थान कम है, जबकि तरल में या फिर द्रव में रिक्त स्थान अधिक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बहने का गुणधर्म दिखाते हैं और विसरण भी आसानी से संभव हो पाता है। ठीक है, तो यह किसके बारे में बात होगी, द्रव अवस्था के बारे में। तो हम एक इसके लिए हम द्रव को देखें तो जल, ऑयल या फिर के दूध, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, द्रव के एग्जाम्पल है, लिक्विड के एग्जाम्पल है। तो इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे इनका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, इनमें संपीड़ितता नगण्य होती है, इनको जिन पात्र में लिया जाता है ये उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं। साथ में इनके जो घनत्व होता है वो उच्च होता है। तो यह किसके बारे में, द्रवों के बारे में। हवा भरता है,
पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। तो हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है। ऐसा क्यों उनकी संपीड़ितता अधिक है? कि जो गैस है उनके कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा। इसकी वजह से उनका की संपीड़ितता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो इसके लिए आपने कि इनके पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस के पार्टिकल्स ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जाता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली घन से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं क्या पकाया जा रहा है, यह घन तक कैसे पहुंचती है। तो रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, घन के कण दूर भी जा सकते हैं, पकी हुई गर्म खाने की महक हम तक पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों से कर सकते हैं। तो अगर हम ठोस, द्रव और गैस, तो अगर ठोस के कण देखें तो हमें इतने पास पास में होते हैं, जबकि द्रवों के कण होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं, जब और गैस के कण ये बहुत दूर दूर होते हैं। ये ठोसों की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, और ये हम ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसी के कारण क्या होते हैं, इनका संपीड़ितता बहुत अधिक पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इनका आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, साथ में इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। CO2, ऑक्सीजन, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, गैस के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।